नमस्कार। आज हम लोग भारतीय नाटक का स्वरूप और उसकी उत्पत्ति देखेंगे। मतलब नाटक का भारत के दृष्टिकोण से क्या स्वरूप रहा है, वो कैसे कैसे विकसित हुआ, और ये हम बहुत ही शॉर्ट नोट्स में पढ़ेंगे, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे जल्दी जल्दी, क्योंकि आप लोगों के पेपर आ चुके हैं और समय नहीं है कि अब हम विस्तार पूर्वक पैराग्राफ लेके पढ़ें या किताब उठा उठा के पढ़ें। तो ये बहुत ही शॉर्ट नोट मैंने तैयार किया है पॉइंट बाय पॉइंट, तो आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा, समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले प्रश्न अगर नाटक से आ रहा है तो हमें सबसे पहले ही हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम नाटक का स्वरूप बताएं कि नाटक होता क्या है। तो हम बताएंगे, हेडिंग डालेंगे कि नाटक का स्वरूप, फिर लिखेंगे नाटक शब्द की उत्पत्ति जो है वो नट धातु से हुई है, नट प्लस अक के योग से हुई है, जिसमें जो नट है उसका मतलब होता है अभिनेता। और नाटक एक ऐसी साहित्यिक विधा है जिसे प्रदर्शन के जरिए जीवित किया जा सकता है। मतलब नाटक क्या है, उसमें हमने कुछ बता दिया, भाव विचार, दो लोग संवाद कर रहे हैं, युद्ध हुआ, ये हुआ, वो हुआ, प्रेम हुआ, उसके बाद वो कॉपी पे लिख दिया हमने। परंतु जब हम उसको नाटक के जरिए प्रस्तुत करते हैं ना, तो वो एक तरीके से जीवित हो जाता है, जैसे कि वो हकीकत हो रहा हो। हम उसको आंखों के सामने देख सकते हैं, हिलता डुलता चलता फिरता देख सकते हैं। ऐसे ही आगे देखते हैं, नाटक काव्य का एक रूप है जिसे दृश्य काव्य भी कहा जाता है। मतलब प्राचीन समय में नाटक को काव्य का ही एक रूप माना जाता था जिसे दृश्य काव्य कहा जाता था, क्योंकि काव्य जो है वो हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं, परंतु जो नाटक है वो ऐसा दृश्य काव्य है जिसको हम देख सकते हैं, जो हमारे आंखों के सामने घटित हो रहा होता है। नाटक लोक चेतना से जुड़ी हुई है। मतलब नाटक में लोक की चेतना होती है, चाहे आप भारतीय देख लें या पाश्चात्य देख लें, हर जगह लोक उसमें विद्यमान होगा। लोक नहीं है तो नाटक का कोई महत्व भी नहीं है, तो नाटक में लोक चेतना का होना अनिवार्य हो जाता है। जो नाट्य शास्त्र है उसमें लोक चेतना को नाटक के लेखन और मंचन की मूल प्रेरणा माना गया है। मतलब जो नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने बोला है कि जो लोक चेतना है, नाटक के अंदर जो लोक चेतना है वो नाटक की, चाहे उसको तुम लिख रहे हो चाहे उसको मंचन कर रहे हो, वो तुम्हारी प्रमुख प्रेरणा होनी चाहिए, प्रथम प्रेरणा होनी चाहिए कि तुम उसमें लोक की चेतना रखो। अब हम हेडिंग डालेंगे कि नाटक की भारतीय अवधारणा या फिर भारतीय स्वरूप। मतलब जो नाटक है वो तो बता दिया हमने कि नट धातु से बना है, जिसका मतलब है अभिनय करना, नाटक एक दृश्य काव्य, ये सब बता दिया हमने। उसके बाद हम हेडिंग डालेंगे कि नाटक की भारतीय अवधारणा क्या है। तो जो नाटक है वो भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। मतलब हमारी जो परंपरा चली आ रही है, हमारी जो संस्कृति है, उसका ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। ये हमारे प्राचीन समय से हमारे साथ चलता आ रहा है। भारतीय परंपरा में प्राचीन समय से ही नाटक की ख्याति रही है। नाटक को दृश्य काव्य भी कहा जाता है। यह काव्य श्रवण के साथ साथ दृश्य के जरिए भी दर्शकों को प्रभावित करता है। और नाटक के बारे में एक और बात कही जाती है कि नाटक को समझने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़े लिखे होने चाहिए या नहीं, आपको शब्दों का ज्ञान है या नहीं है, क्योंकि नाटक जो है वो एक दृश्य काव्य है। तो उसका यही बेनिफिट है कि वो लोक चेतना जगाता है। जो लोक में पढ़े लिखे लोग नहीं हैं उनकी भी भावनाओं को जगाता है, उनके मनोरंजन का केंद्र बनता है, उनकी जो दुविधा है, समस्या है, उसको अपने नाटक में प्रस्तुत करता है और लोग वो समझ पाते हैं। जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो भी उस चीज़ से जुड़ पाते हैं। प्राचीन काल से ही नाटक में संगीत, नृत्य और अभिनय का मिश्रण रहा है। मतलब प्राचीन काल से ही जो नाटक है उसमें हम संगीत भी देखते हैं, नृत्य भी देखते हैं और अभिनय तो होता ही है। नाटक है तो उसमें अभिनय होगा, अभिनेता होगा, नायक होगा। तो ये चीज़ें प्राचीन समय से ही नाटक में विद्यमान है। भारतीय साहित्य की विकास की भांति ही भारतीय नाट्य परंपरा का भी विकास देखा जा सकता है। मतलब जैसे जैसे हमारी संस्कृति, हमारा साहित्य बढ़ा, संस्कृत आया, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, ये जो विकास हुआ है, इसी प्रकार नाटक का भी धीरे धीरे विकास होता गया। और अब जो आधुनिक युग में जो नाटक का स्वरूप है वो प्राचीन भारत जैसा नहीं है, या जो प्राचीन में था वो आधुनिक में नहीं है। अब नए नए दृष्टिकोण के साथ इसका विकास हो रहा है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में नाट्य का अर्थात नाटक की मूल चेतना लोक चेतना को माना गया है। मतलब नाटक का मुख्य भाग ही, मुख्य हिस्सा ये है कि उसमें लोक चेतना होनी ही चाहिए। ये भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में बताया है।
कि नाटक का मतलब ही है कि आप उसमें लोगों की चेतना के बारे में बताओ, उनकी समस्या को बताओ, कोई ऐसा उद्देश्य लेके नाटक बनाओ जिसमें लोक चेतना विद्यमान हो। अब हमने भारतीय स्वरूप बता दिया, अब हम उसका विकास बताएंगे, उसकी उत्पत्ति बताएंगे कि किस प्रकार भारतीय नाटक की उत्पत्ति हुई है। तो नाटक की उत्पत्ति वेदों में से मानी जाती है, कि कहा जाता है कि जो नाटक की उत्पत्ति है वेदों से हुई है। जब ऋग्वेद को आप पढ़ेंगे तो यम और यमी जैसे पात्र हैं, पुरूरवा और उर्वशी जैसे पात्र हैं जिनके कई संवाद पाए जाते हैं। यम और यमी, पुरूरवा और उर्वशी ये पात्र हैं जो वैदिक काल से, मतलब हमारी संस्कृति जब से शुरुआत, जब से कहा जाता है वैदिक कालीन जो वेदों की भाषा थी, देवताओं की भाषा थी, उस समय से नाटक की शुरुआत मानी जाती है। प्राचीन भारत में नाटक का विशेष महत्व रहा है। भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र नाटक के विवेचन विश्लेषण का ही ग्रंथ है। मतलब नाटक का ऐसा महत्व था कि भरत मुनि द्वारा पूरा नाट्य शास्त्र ही लिख दिया गया नाटक के बारे में। प्राचीन भारत में नाटक को दो भागों में बांटा गया था, एक था लोकधर्मी और दूसरा है नाट्यधर्मी। भरत मुनि ने नाट्य को साहित्य की विधा के रूप में नहीं माना, मतलब उन्होंने नाटक को एक साहित्य की विधा न कह के एक स्वतंत्र रूप से उसको स्वीकृति दी है। आधुनिक युग में जो आधुनिक हिंदी नाटकों की शुरुआत है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र से मानी जाती है। जैसा कि आप जानते हैं आधुनिक हिंदी साहित्य का भी विकास हम भारतेंदु युग से ही देख सकते हैं कि वहीं से आधुनिक हिंदी की शुरुआत मानी जाती है। ऐसे ही आधुनिक नाटकों की भी शुरुआत जब हिंदी साहित्य में नाटक को एक विधा के रूप में देखा गया, तब से जो समय है वो भारतेंदु युग से ही उसको स्वीकृति दी गई है। भारत में लोकनाट्य का सबसे प्राचीन और प्रचलित रूप रासलीला और रामलीला है। आधुनिक हिंदी में नाटक कई प्रकार के हो गए हैं, जैसे लोकनाट्य, नुक्कड़ नाट्य, त्रासदी युक्त, सुखद नाट्य आदि। जब आप अब देखेंगे तो नाटक का स्वरूप बदला है, साथ ही साथ उसका कथानक भी बदला। आप लिख सकते हैं कि अब नाटक के कथानक भी बदले हैं, कथा वस्तु बदली हैं, समस्याओं को दिखा रहे हैं। भारतेंदु युग में उस समय की समस्या दिखाते जब आज़ादी से लड़ने के लिए हम लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा था, भारत में जो हो रहा था उसकी दीन दशा को बताया, जैसे भारतेंदु ने लिखा है भारत दुर्दशा, या फिर अंधेर नगरी जैसे नाटक लिखे हैं। ऐसे धीरे धीरे नाटकों का विकास हुआ जो लोगों से जुड़ते गए। अगर नाटक लिखा जा रहा है तो उसमें विशेष वस्तु ऐसी होनी चाहिए, विषय वस्तु जो समाज से जुड़ी हुई हो। ऐसे ही आप और आधुनिकता में देखेंगे तो मोहन राकेश का आधे अधूरे नाटक देख सकते हैं, जिसमें उस मध्यवर्गीय जीवन का बताते हैं जब स्त्री पुरुष के संबंध कैसे हो गए हैं, परिवार में कैसे रहन सहन है। तो ऐसे करके हम नाटक का स्वरूप देख सकते हैं कि भारतीय परंपरा में वो वेदों से चले आ रहे नाटक का आज के समय में कैसे विकास हुआ है। तो ये थी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। मैंने पॉइंट बाय पॉइंट बहुत शॉर्ट नोट्स तैयार किए हैं कि अगर आप लोगों का पेपर है तो आप जल्दी से जल्दी इसको पढ़ के अच्छी तरीके से समझ सकें और आपका पेपर अच्छा जाए। तो आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।